नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एएसओ के लिए एआरओ के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो इन दोनों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था 2019 में। और 2019 में आप देखिए 9 तारीख को 9 अक्टूबर तक ये फॉर्म जमा कराया गया था। और इसमें जो फॉर्म पड़े थे वो टोटल 10,144 फॉर्म पड़े थे। टोटल जिन्होंने परीक्षा दी थी उनकी संख्या 4982 है, 4922 है। और जिनका रिजल्ट आया है, मतलब जिनके अंक निर्धारित किए गए थे, वो 4889 हैं, जिसमें से 32 या 33 जो हैं वो नहीं पाए गए। मतलब उनका इनवैलिड ओएमआर सीट होने की वजह से, कुछ कारण होने की वजह से उसमें अंक नहीं आए थे। तो ये सारी चीज़ें, उसमें थोड़ी सी बहुत गलतियां हो सकती हैं, बट ये है लगभग मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ और यही बात लगभग सच भी है। तो क्योंकि मैं इसका खुद कैंडिडेट हूँ और क्या क्या चीज़ें हो रही, क्या क्या प्रक्रिया में है, वो मुझे भी गुजरना पड़ता है, इसलिए हमें इनके बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। ऑलरेडी मैं लखनऊ कई बार आता जाता हूँ और लगभग हर बार एक बार को छोड़ करके जितने बार भी वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, हम भी वहाँ पे पहुँचे हैं इसके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी था। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन आया था, इस विज्ञापन के बारे में देख लें। इस विज्ञापन में आप देखिए कि पद नंबर क्रम संख्या जो है 1 से लेकर के यहाँ तक 9 है, बट 9 का जो है अंतिम जो ये 8 है, जो इसको हटा दिया गया है, यानी इसको आयोग के द्वारा वापस ले लिया गया है। और जो ये अपर निदेशक बचत वाला ये विभाग है, इसने आयोग को लिखा था कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये विज्ञापन मतलब इन पदों को निरस्त कर दिया गया है। तो 896 ही पद बचे हैं, 8 पदों को ये इसमें से कम हो गए हैं रिजल्ट में। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आंसर की आई थी। आंसर की काफ़ी दिनों के बाद आई थी, शायद 12 जुलाई को आई थी। और उसके एक महीने के बाद में फाइनल आंसर की आई। फाइनल आंसर की में और इसमें 8 क्वेश्चन के लगभग संशोधन किए थे, हिंदी में काफ़ी हुए थे, और 2 क्वेश्चन जो किए थे जीएस में किए गए थे। और बाकी सब्जेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, सारे आंसर की वो सही थे। ये रही दोस्तों हमारी आंसर की। अगर इस आंसर की को देखें तो यहाँ पे ये मैंने गलत किया था, ये प्रश्न मेरा मुझसे गलत हो गया था। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन जो हैं, बाद में 5 क्वेश्चन आपने देखा होगा इसमें संशोधन किए गए थे, जिसमें समान अंक दिए गए थे। तो ये मेरा 5 गलत होने की वजह से जो है मेरा 1 अंक बढ़ा, मतलब 1 अंक जो माइनस में था वो बढ़ा, प्लस 4 अंक, ये टोटल 5-6 अंक यहाँ पे बढ़ गए। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, जिसमें इसमें को क्वेश्चन नंबर शायद 25 था, जिसमें ये माना था कि मध्य प्रदेश जो थी वो बोली कहाँ की थी, जो बोली से संबंधित था, उसमें डी मान लिया गया इनमें से सभी। तो वो मेरा गलत हुआ, पहले मेरा सही था। और उस विवाद का प्रश्न हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर चर्चा हमें नहीं करनी है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आंसर की के बारे में और चर्चा करें तो यहाँ पे लगभग मेरा संशोधन आंसर की के बाद 70 नंबर के आसपास बन रहा है। और उसके बाद में अगर हम रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित का जो कट ऑफ गया है वो 46.25 गया है। और उसके बाद में एससी का भी और ओबीसी का भी, ईडब्ल्यूएस का समान कट ऑफ, यहाँ पे आरक्षण लागू नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए यहाँ पे समान अंक है। अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी वर्ग का 10.25 है। स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो 42 नंबर। और मतलब विकलांग में जो है 21, जो इनको चारों कैटेगरी है, इनमें देखिए इसमें जो है 2 में ओएल और ओएल जो है, ओए और ओएल जो है, यहाँ पे 46.75 47.550 कैटेगरी में इनका ज़्यादा है, ज़्यादा अंक आया है अपेक्षाकृत जनरल ओबीसी जो सामान्य कट ऑफ है। महिला का सबसे ज़्यादा गया है, 53 गया है। और सैन्य जो भूतपूर्व सैनिक हैं, इनका 27.5 गया है। ये दोस्तों रही कट ऑफ जो कि रिज़ल्ट आया है। विभागों की बात करें तो आप जान ही रहे, विभागों की संख्या 896 है, यही ऊपर लिखा गया था। अब जो पदों की भर्ती होने वाली है उसी 8 पदों में होने वाली है।
अब दोस्तों, अब हमारे पास एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब हमें प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो कौन सा प्रेफरेंस दें। देखो, नौकरी है और नौकरी जो विभाग एक बार आप चूज़ कर लेंगे उसी में आपको पूरी नौकरी के दौरान रहना है। और साथ में अगर आप निदेशालय पाते हैं, मतलब लखनऊ में अगर किसी की नियुक्ति होती है तो जाहिर सी बात है वो मैक्सिमम लखनऊ में ही रहेगा। और अगर वो क्षेत्र चुनता है तो क्षेत्र में भी उसी ज़िले में आसपास रहेगा। मतलब हो सकता है उसका जो विकास भवन है, जहाँ जहाँ पे नियुक्ति है, परिवार कल्याण लेते हैं तो उसके कई सेंटर हो सकते हैं। उसकी नियुक्तियाँ सीएससी वगैरह में भी हो सकती हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो परिवार कल्याण के बारे में नहीं पता है, बट अर्थ संख्या विभाग के बारे में जो थोड़ा बहुत पता है उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, पद तो सभी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पद जो थे वो थे परिवार कल्याण विभाग में 620 पद, और इसमें अर्थ निदेशक अर्थ संख्या प्रभाग लखनऊ में है 225 पद। तो इनकी संख्या अगर मिला दें तो तकरीबन 700 पद ये हो जाते हैं। और उसके बाद में पदों की संख्या में अगर देखें तो नगर नियोजन में, नगर ग्राम नियोजक में जो है 29 पद हैं। और देखिए, पद तो सारे अच्छे हैं, आप नौकरी है अगर आप पा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसका हो जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे कटाव के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे जो भी पद मिलता है प्रेफरेंस में आपको जो अच्छा लगे डाल सकते हैं, बट यहाँ पे होता क्या है ना कि जिन पे पद अस्थाई हों सबसे पहले वही लोग डालते हैं, अस्थाई को बाद में डालते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जाहिर सी बात है वो कुछ दिन बाद प्रोबेशनल पीरियड के 2 साल के बाद सभी अस्थाई होने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये पे ग्रेड जो है 4200 का है, तो आपको 4200 पे ग्रेड के तहत अच्छी खासी क्या मतलब 50,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो ये रहा रिज़ल्ट में, जब आप रिज़ल्ट देखे होंगे तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आपको शो हुआ होगा। एलिजिबल है नेक्स्ट लेवल के एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो ये नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाला है। इसके बाद आप जानते हो कि कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, फिर डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही लगने वाला है। उसके बाद में अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई, मैंने काफ़ी बार और बहुत दिनों से शुरू से ही मैं देख रहा था, जब यूपी डेस्क की ऑफलाइन वेबसाइट, सॉरी पुरानी वेबसाइट थी अब तो चेंज हो गई, वहाँ पे ये पीडीएफ था तो वहाँ उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब तो इनकी नई वेबसाइट बन गई और काफ़ी महीनों तक यूपी डेस्क की वेबसाइट बंद रही। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो हम लोग सांख्यिकी संवर्ग में आते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं तो ये अर्थ ओम संख्या प्रभाग का है जिसके 225 पद हैं। अब देखिए, यहाँ पे पदों के विस्तार के बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं करने वाले, किसमें किस वर्ग में क्या क्या पद हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको पढ़े ही। और जो अगर आप इसके कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात है इसके बारे में आपने सबसे ज़्यादा अध्ययन तो कर ही लिया होगा, जब से 2019 से आप इसके पाले पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम सहायक की बात करें तो अर्थ सहाय, इसी पे हम लोगों की वैकेंसी हो रही है। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी में जो है 50 सीटें हैं और 50 सीटें हैं। अब इसमें से कुछ लोग तो नियुक्त हुए होंगे, तो जितनी वैकेंट सीटें होंगी उसमें निदेशालय में भी आपको, मुख्यालय में भी आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप प्रेफरेंस डालते हैं तो मुख्यालय के लिए भी हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये नौकरी है, अगर आपने ये प्लान बना लिया कि आपको मुख्यालय रहना है तभी मुख्यालय डालिएगा। अगर आप चाहते हो घर से कुछ करना तो घर के आसपास मिल जाए तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, बट आपको जॉब करनी है तो शायद इसके बारे में आपको ज़्यादा इसके बारे में आइडिया रहेगा। उसके बाद में मुख्यालय के बाद यहाँ पे क्षेत्र में नौकरी मिलती है। अब क्षेत्र में 2 जगह पे नौकरी मिलती है। एक तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए अर्थ एवं संख्या अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 166 पोस्ट हैं और विकास खंड स्तर के 800 पोस्ट है। तो मैक्सिमम पोस्ट हमें लगता है इसी में है। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो कि विकास खंड स्तर पे आते हैं, यानी आपके विकास भवन में, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी जब अपर सांख्यिकी अधिकारी के काफ़ी पोस्ट आते हैं तो इनकी जो नियुक्ति होती है जिला लेवल पे भी होती है और जो होती है वो खंड स्तर पे भी होती है, यानी विकास भवन वगैरह में भी होती है। 166 पद जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और विकास खंड स्तर पे जो है
800 पद हैं। तो इन पे जहाँ जहाँ पे जितनी वैकेंसियाँ हैं उन्हीं पे नौकरी मिलने वाली है, जो भी इसके योग्य होंगे। अब हम कुछ कट ऑफ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों देखो, मेरा तो ये मानना है कि जैसे आप जानते हो कि 2248 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन आप आखिरी लाइन को पढ़ोगे, उसमें एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि नियमानुसार हम 1.5 गुना लोगों को बुला रहे हैं, बट समान अंक होने की वजह से हम मतलब आगे भी बुला रहे हैं, यानी 2248 लोग बुला रहे हैं, यानी 1.5 गुना जो है वो तो, यानी अगर हम मोटा मोटा 900 मान के चलें तो 9 4 13 1350 लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद में जो 13 7 22 और 2248 यानी 748 लोगों को बुलाया गया है लगभग, वो बुलाया गया है समान अंक। अब ये पता चलता क्या एक ही अंक पे 748 नंबर हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ बातें ये है कि ये वर्ग जो हम लोगों को आरक्षण क्या, जो कैटेगरी डिवाइड हुई है, देखिए ओबीसी, जर्नल, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 46.25 जितने भी लोग हैं सबको बुलाया गया है। इनकी संख्या भी कुछ हो सकती है, 40-50 हो सकती है, जितनी भी हो उसके बारे में हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। एससी में भी हो सकता है कि 10.5, ना तो कम ना तो ज़्यादा। कम है तो इसमें नंबर ही नहीं आया होगा, और अगर ज़्यादा है तो तब भी नहीं, एग्जैक्टली 10.5 पे ही कुछ लड़के होंगे जो कि 748 जो भी हमने एक्सपेक्ट किया है उसमें अवेलेबल हैं। और वैसे ही इसमें जो है आश्रित की संख्या जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं इनके भी ऐसे ही है। और ये जो चारों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और इनमें भी 21.75 के कई बच्चे होंगे, और इसमें भी 15 नंबर के कई बच्चे होंगे, इसमें भी इतने कई बच्चे होंगे, इसमें भी, और लड़कियों में भी 53 नंबर की कई बहनें होंगी। इसमें जो है क्या कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक में 27.25 पे भी कई बच्चे होंगे। तो जाहिर सी बात है इन सबकी संख्या लगभग 750 के आसपास है, तो इन सबको भी बुलाया गया है। यानी अगर मेरिट आप खुद सोचो 46, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग जो थी वो 0.25 में थी, तो यानी 1/4 की थी। अगर 1/4 अंक भी मेरिट खिसकती है तो वो संख्या 1350 आ जाएगी। आप जानते हो डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत टेंशन बनी है, और सबको लेकर के, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप जानते हो 4 ही मैथ, सांख्यिकी, कॉमर्स और साथ में इकोनॉमिक्स ही वैलिड हैं। अन्य जो मतलब इक्विवेलेंट की बात है वो वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, ये तो काफ़ी चर्चा की बात हो जाएगी और इसमें बात बढ़ जाएगी। तो आप ये जान लो कि उतने लोग अगर हैं तो ठीक है। और साथ में कंप्यूटर सर्टिफिकेट में ओ लेवल या मतलब जो भी यूनिवर्सिटी से वैलिड सर्टिफिकेट हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में है वो वैलिड हैं। तो उन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो कितने लड़के मिलते हैं, ये तो सोचने वाली बात हो जाएगी आयोग के लिए। आयोग डीबी करवाएगा, जितने वैलिड कैंडिडेट मिलेंगे वो उनको रखेगा। बट मुझे लगता है कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा जाने वाली है। कहीं कहीं लगता है कि देखो जर्नल ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की हो सकता है कट ऑफ समान जाए, वो भी 47 नंबर तक ही जाएगी मैक्सिमम मुझे लगता है। लेकिन जो भी आएगा आगे आएगा। अब जैसे उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर 1300 1350 ही लड़के हैं, अगर 46 नंबर हो जाता है, यहाँ 46.25 से अगर 0.2425 अंक बढ़ता है तो लड़के 1300 हैं। अगर 1300 में ही अगर मान ले डीबी होती है तो सोचो क्या होने वाला है कि 400 लड़कों से ज़्यादा इनवैलिड कैंडिडेट तो वैसे ही मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन जर्नल ओबीसी में तो मुश्किल है, क्योंकि जर्नल ओबीसी की लगभग सीटें भरी जा सकती हैं। अब देखा जाएगा, कुछ सीटें तो खाली रहेंगी लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी की हो सकती हैं, बाकी तो भर लिया जाएगा। अब ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सीटें आगे रखता है। देखिए बातें इसमें घुमानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो है इससे काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो ये बात मुझे ये भी पता चली है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज है, उसमें जब भर्ती होती है तो वहाँ पे देखिए एक मिनिमम कट ऑफ है कि 40% से कम अंक अगर आप पाते हैं
तो आप वैलिड कैंडिडेट नहीं माने जाते हैं कि आपको उतने अंक लाने ही हैं। 40% या 33% मतलब एक फिक्स है। तो यहाँ पे भी जैसे क्या कहते हैं ना कि अर्थ संख्या विभाग में भी ये बातें उठ के आ रही हैं कुछ विभागों में कि हम उससे कम अंक के जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी 33% या 40% जो भी होगा, लेकिन ये तो जो 46 अंक है ये तो जाहिर सी बात है 36% के आसपास बन रहा है। तो जो भी फीसदी बन रहा हो, 46 नंबर जो है वो उसको कट ऑफ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे 10.25 है और उसके बाद में 27 नंबर है, 21 नंबर है, ये एक मिनिमम कट ऑफ से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब ये इतने प्रतिशत से कम अंक है, तो हो सकता है कुछ विभागों में इनको दिक्कत हो जाए, उसमें इनको नियुक्ति न मिले। बट ये देखिए गंभीर समस्या है, वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वो आयोग और जो विभाग नौकरी देने वाला है उसके बीच में अपना संदेश वाहन जो हो रहा होगा। कुछ बातें मुझे पता चली हैं, हो सकता है गलत भी हों, हो सकता है सही भी हों। ये बात सही है कि जैसे हो सकता है कोई विभाग कहे कि भाई मुझे 10.25 के नंबर के लड़के नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम 33% अंक तो हो ही। इससे मतलब नहीं है क्योंकि 0 अंक नंबर मतलब 10 अंक 15 नंबर अंक वालों को हम वैलिड नहीं मानते हैं। बट क्या है सही क्या है गलत ये मेरा सोचने का विषय नहीं है, वो आयोग सोचे और विभाग सोचे। और उसके बाद में इस पे ज़्यादा चर्चा करने पे बातें ही बढ़ती हैं और बहुत सारे कमेंट इधर उधर के आते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। तो सोच समझ के कमेंट लोगों को करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो और जॉब करना चाहते हैं या जॉब मिलने वाली है या आप लर्निंग पीरियड में हैं, तो जाहिर सी बात है इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो आपका कम्युनिकेशन है या फिर जो ये एथिक्स है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसमें कोई वो नहीं, जो मुझे पता था मैंने बता दिया कि इसमें समस्या होती है। कई लोग कई विभाग ऐसे हैं कि वो इस पे शायद संतुष्ट ना हो कि हम कम हो सकता है वो कम अंक वालों को कहें कि भाई दूसरे विभाग में मिल सकती है, लेकिन हम अपने विभाग में 10 नंबर या मतलब 27 नंबर या 21 नंबर जो है उनको इनवैलिड करें। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको दूसरा विभाग मिल सकता है। लेकिन अगर परिवार कल्याण और अर्थ संख्या ने इनवैलिड कर दिया तो सोचो कि कहाँ कितनी सीटें बची हैं। तो इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पे इतनी सीटें हैं और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। कोई कुछ भी कहे, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है 2 बार डीवी करवा चुके हैं अधीनस्थ में, तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे कुछ लगता नहीं है और इसके भी बारे में बताएंगे डीवी में क्या क्या समस्या होती है। देखिए वहाँ पे हाई स्कूल का अंक पत्र सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। अगर दोनों एक में ही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की 3 सालों की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में डिग्री होनी चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आएगा, प्रोविज़नल में आएगा, उसको आपको जमा करना पड़ेगा तभी फाइनल रिजल्ट में आएगा। पीजी में भी वही चीज़ है, दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए, अंक पत्र साथ में डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का तो कोई डिग्री की बात है नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपने किया है ओ लेवल या इसके समकक्ष, जो भी समकक्ष की बात ही नहीं है यहाँ पे। कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो भी है PGDCA या अन्य कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो उसे लेकर के उपस्थित करें। वैलिड इनवैलिड वो आयोग डिसाइड करेगा। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपके पास, और साथ में जो है OWS कह रहे हैं BC EWS और SC ST का अपना जो होता है सर्टिफिकेट होना चाहिए आरक्षण के लिए। तो यहाँ पे आपके पास इससे रिलेटेड जो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात आती है इसके अलावा कुछ चीज़ें लगती हैं। तो देखिए जब DV का लेटर डाउनलोड होगा ना, जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जितनी भी चीज़ें लगती हैं सब लिखा जाता है। आपके पास कोई चीज़ अगर नहीं है, मान लीजिए आप मेरे पास ही नहीं है फाइनल जो प्रिंट आउट होता है जो हमने फाइनल सबमिशन किया था, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपको 4-6 पेज मिलेंगे उसमें जो भरना रहेगा आप भरेंगे और उसको लेकर के जाकर के उपस्थित होंगे। और उसमें लिखा रहता, शायद 2 फोटो लगती थी और वहाँ पे जा कर के जो है 40-50 रुपए का एक
कटता है। पहले 30 रुपये कटता था, शायद अब 50 हो गया होगा। तो वो कटता है, वहाँ पे बिल होता है, एक छोटा सा स्लिप कटती है फीस पेमेंट की, तो उसको लेकर के जाके उपस्थित होना होता है और आपका डीबी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पता नहीं डीबी में होता है कि नहीं, इंटरव्यू में तो होता था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट में, जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट का वैलिड सर्टिफिकेट है उसको लेकर के ज़रूर उपस्थित हों। अब वैलिड इनवैलिड करना देखिए कंप्यूटर जो आयोग का काम है, किसका वैलिड होता है किसका इनवैलिड। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है, अच्छे संस्था से किया है, मतलब जो कि यूजीसी मान्यता प्राप्त है, तो सभी वैलिड हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो तो जाहिर सी बात है वो वैलिड है, बस इनवैलिड ना हो। जाहिर सी बात है अगर इधर उधर से बना होगा तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, नहीं तो सभी वैलिड हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पास जो है कमेंट ज़रूर आएगा, इसीलिए मैं आंसर कर दे रहा हूँ ताकि ये प्रश्न ख़त्म हो जाए। मेरे पास ओ लेवल है, 2018 में मैंने जुलाई में क्लियर किया था। पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता, बट मैं अपना पोर्टल खोल के दिखा देता हूँ। स्टूडेंट नाइलेट की वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए मेरा ओ लेवल में, ए लेवल में भी रजिस्ट्रेशन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बट ये देखिए यहाँ पे ओ लेवल मेरा कंप्लीटेड हो चुका है और मेरा रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि मैं 2014 से ही रजिस्टर था और रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो जनवरी में, मतलब जो एग्ज़ाम डेट मेरी जनवरी में थी, तो मतलब 2-3 साल मुझे लग गए इसको पास करने में। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से करिएगा, क्योंकि देखिए आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी कैंडिडेट हैं, हम भी कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या हम लोग कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हाँ, जो भी हमें पता है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमें ना पता हो, आपको पता हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं हमें पता हो आपको न पता हो, तो दोनों की तरफ से अगर संदेश वाहन होगा तो कुछ आप प्रदान करेंगे जानकारी और कुछ हम प्रदान करेंगे और आगे काम बन जाएगा। और हो सकता है कि हमारा आपका डीबी जो है सीधे आयोग में साथ में हो। बहुत सारे हमारे मित्र हमें जानते होंगे, क्योंकि लखनऊ में जितने भी लोग जाते थे, जाहिर सी बात है उनका हमारा पाला पड़ता था। ऑलरेडी हमने इस पर एक बार वैसे ही कर दिया था, लाइव सेशन कर दिया था, कई लोग हमें जानते, कई बार रिक्वेस्ट किया और कई बार आओ, तो लेकिन हमारे पास थोड़ा सा सिस्टम और थोड़ा सा मेरे यहाँ इंटरनेट इधर उधर होता है, तो इसलिए हम लोग लाइव नहीं आ पाते, बट इसी तरीके से आते रहेंगे और थोड़ी मोड़ी जानकारी लेके आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे एसओ के बारे में। साथ में यूपीपीसीएल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, और अकाउंट के बारे में भी, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो यहाँ से हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।